प्रशांत किशोर जो ये कर रहे हैं इसके खतरे भी तो बहुत है। प्रशांत किशोर के तमाम हमलों में मतलब ये लग रहा है कहानी दोहराई जा रही है। जब हमने देखा है तो प्रशांत किशोर ने भी देखा है, प्रशांत किशोर तो और बड़े रणनीतिकार हैं। तो ये सब देखने के बाद प्रशांत किशोर ये कर क्यों रहे हैं? क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वो साबित नहीं कर पाएंगे तो माफी मांगना पड़ेगा और फिर जनता उनको भी कहेगी कि तुमने वही किया जो पहले वीपी सिंह ने किया और फिर अरविंद केजरीवाल ने किया, अब तुमने भी किया। बिल्कुल, तो ये जोखिम है, ये निश्चित रूप से उनके सामने ये जोखिम है। उनके पास एक बड़ी लीगल टीम है, वाईबी गिरी जैसे बड़ा वकील, जैसा बिहार के हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में है वाईबी गिरी। आप क्यों नहीं वहां कोर्ट में ये सारे सबूत दस्तावेज पेश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ये तमाम जो भ्रष्टाचार के लोगों के आरोप है वो कोर्ट में रख दीजिए ले जाकर के जनहित याचिका के माध्यम से। आप जनहित याचिका दीजिए, इन मामलों की जांच की सीबीआई, ईडी, एसीबी सबसे जांच कराने की आप मांग करिए। आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की दिशा में बढ़ी, नहीं तो फिर ये आप मीडिया में ही आरोप लगा रहे हैं आप भी, तो इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन भीतरघात जरूर है और उस भीतरघात में एक दूसरे के कागज लोग पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक विसल ब्लोअर मिल गया। हम लोगों ने तो दिल्ली में पत्रकारिता में देखा है, जनसत्ता में हम काम करते थे तब जब एकदम गिरावट का दौर शुरू हो गया था, उस समय भी लोग दस्तावेज फेंक करके जाते थे बंद लिफाफे में कि अपने अपने डिपार्टमेंट की पोल खोलने वाली बात है। तो वो पहुंचा रहे हैं लोग इनके यहाँ प्रशांत किशोर के, तो वो तो सही है। तो अजीत जी, एक बार और आपका स्वागत है लोकमत हिंदी में। अभी अभी आप पटना से लौट करके आए हैं, मौसम बदल रहा है, बिहार में छठ की धमक शुरू हो जाएगी जैसे दुर्गा पूजा खत्म होगी और इसी के साथ चुनाव कब होगा इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। लेकिन आज की बातचीत की शुरुआत मैं करना चाहता हूं प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने आरजेडी को छोड़ के जदयू और बीजेपी को निशाने पे लिया है और इन दो पार्टियों के बड़े नाम जो बिहार में हैं, उनके वो कथित भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, हर दिन कुछ नया बोल रहे हैं। तो ये जो नई रणनीति है प्रशांत किशोर की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो वो जो कर रहे हैं उनके लिए एक जीवन मरण का सवाल था कि उनके ऊपर लगातार ये टैग लगा हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, टारगेट कर रहे थे तेजस्वी यादव को। उनका पुराना उनका जो संपर्क भारत आने के बाद जो सबसे पहला संपर्क था वो नरेंद्र मोदी के साथ था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2012 में उन्होंने गुजरात का चुनाव लड़वाया विधानसभा का उनको, फिर 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया। तो ये कुल मिलाकर के उनकी आइडेंटिटी बीजेपी के करीबी वाली थी। हालांकि उन्होंने खुद ही इस बात का कई बार जवाब दिया कि उन दो चुनावों को छोड़ दें तो उसके बाद पिछले एक दशक से ज्यादा समय से वो लगातार उनके खिलाफ ही हर जगह चुनाव लड़वा रहे हैं। जो एंटी बीजेपी फोर्सेज हैं, जो पार्टियां हैं, उन्हीं के लिए कैंपेन करते रहे हैं। गुजरात और 2014 के चुनाव के बाद कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया है। फिर भी उनसे ये पूछा जाता था, वो कह रहे थे कि हम लगातार अपोजिशन की पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम बीजेपी के आदमी हैं। तो ये बीजेपी की बी टीम होने का जो टैग उनके ऊपर लगा हुआ था, उससे उनको छुटकारा पाना था और वो छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि आप बीजेपी के नेताओं को टारगेट करें। तो एक तो बहुत सिंपल, मतलब ये बहुत ही सरल तरीके से आप देखें तो वो दिख जाएगा कि वो एक योजना के तहत, एक रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं और उसका मैसेज भी वो देना चाह रहे हैं। और वो मैसेज उस कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं, उस वोट को देना चाह रहे हैं जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो पूरी तरह से अलाइंड है इंडिया ब्लॉक के साथ। जो यादव मुसलमान का वोट है जिसको ये टारगेट कर रहे हैं प्रशांत किशोर, वो अलाइंड है, उसमें कोई टूट फूट इस बार होने की संभावना नहीं दिख रही है। उसमें कैसे डेंट करेंगे? अपनी जो दूसरी स्ट्रेटजी है, हम आगे बात करेंगे हम लोग, तो वो बात भी आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो धारणा के स्तर पर अपने बारे में एक पॉजिटिव बनाना था ना, अपने बारे में एक धारणा तो सकारात्मक बनवानी थी कि आप किसी एक को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे के मोहरे के तौर पर काम नहीं कर रहे हैं। ये जो उनका काम था। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। नहीं, ये जो काम था वही काम वो कर रहे हैं, ये काम उन्होंने शुरू कर दिया है। ठीक है, मेरा सवाल अगला आपसे ये है कि ठीक है, वो ये परसेप्शन अपना बदलना चाह रहे होंगे, उसके लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई है। लेकिन मेरे दो सवाल है। एक तो वो जो कर रहे हैं बिहार में, उसको देख करके आपको दिल्ली याद नहीं आ रहा है क्या, जब अन्ना आंदोलन के समय अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जंतर मंतर से करती थी? नंबर एक, क्या वो याद आ रहा है आपको? तो वो बताइएगा। दूसरा कि प्रशांत किशोर जो ये कर रहे हैं इसके खतरे भी तो बहुत है। आप पब्लिकली किसी का नाम लेकर के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तमाम तथ्य दे रहे हैं, ऐसे जैसे सारे सबूत आपके पास है। इतिहास में हमने देखा है कि कई बार नेता ऐसा करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये सारे मामले खत्म हो जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा आज तक जेल नहीं गए,
जबकि भारतीय जनता पार्टी ने रॉबर्ट वाड्रा के कैंपेन करके, उसके खिलाफ कैंपेन करके पूरा चुनाव लड़ लिया, केंद्र में सरकार बन गई। आप देखिए कि दिल्ली में मुख्यमंत्री रह लिए अरविंद केजरीवाल, लेकिन शीला दीक्षित को कुछ नहीं हुआ, वो एक दिन के लिए जेल नहीं गई। तो ये जो स्टंटबाजी है, प्रशांत किशोर को ये नहीं पता है क्या कि जनता भी कुछ कुछ समझने लगी है? नहीं, देखिए, पहला सवाल तो आपका जो है उसका सीधा जवाब है कि बिल्कुल दिल्ली याद आ रही है। बिल्कुल दिल्ली में 2011 से 13 के दिसंबर के चुनाव तक जो जो बातें हुई, जो अरविंद केजरीवाल ने जितनी बातें कही, वो सारी बातें दोहराई जाती हुई दिख रही हैं वहां। वो सारी चीजें दोहराई जा रही हैं। जो हिट एंड रन की पॉलिटिक्स है कि आप किसी एक पर आरोप लगाइए और आगे बढ़ जाइए। आपको हमको ध्यान है, हमको तो खूब ध्यान है, हम तो थे वहां मौजूद जब 28 नेताओं की एक सूची पढ़ी अरविंद केजरीवाल ने कि ये 28 लोग देश के सबसे भ्रष्ट नेता हैं। उन तमाम लोगों के साथ बाद में उन्होंने स्टेज शेयर किया, ये भी हम लोगों ने देखा। मुलायम सिंह यादव से लेके शरद पवार से लेकर के लालू यादव तक, उसमें तमाम लोगों के नाम थे, सब लोगों के नाम थे। सबके साथ बाद में हम लोगों ने उनको स्टेज शेयर करते देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि वो कितने लोगों से मौखिक और कितने लोगों से लिखित माफी मांग चुके। तो ये तो अच्छा, वो चूंकि पहले थे इस तरह का काम लोगों ने देखा नहीं था। उसके पहले लोगों ने बीपी सिंह को देखा था कि वो एक कागज की पर्ची, वो भी हमने अपनी आंखों से देखा। ये नहीं कि हम लोगों ने आगे की पीढ़ियां पढ़ेंगी, हम लोगों ने देखा कि वो कागज की पर्ची निकालते थे अपनी जेब से और कहते थे कि इस पर ये बोफोर्स, वो जो स्विस बैंक के खाते का नंबर है जिसमें बोफोर्स की लूट का पैसा रखा हुआ है, और हम प्रधानमंत्री बनेंगे और बनते ही इस खाते में से वो पैसा निकाल करके ले आके यहाँ जमा करेंगे और सारे दोषियों को जेल भेजेंगे। तो ये तब देखा था लोगों ने बीपी सिंह को वैसा करते हुए। फिर दूसरी बार हम लोगों ने देखा अरविंद केजरीवाल को कि वो एक पर्ची लेकर के पढ़ रहे हैं कि ये सबसे भ्रष्ट लोग हैं और इन्होंने ये भ्रष्टाचार इनका, ये भ्रष्टाचार इनका। तो ये लोगों को लगा कि भाई क्या पता कि ये कर दे सबको, सारे भ्रष्टाचार एक्सपोज कर रहा है, सबको जेल भेज दे कहीं। बाद में उन लगभग सभी से माफी मांगी अरविंद केजरीवाल ने। तो इसका मतलब कि कोई उनके पास पुख्ता सबूत नहीं थे, वो भी धारणा की बात थी कि एक धारणा है कि ये भ्रष्ट है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। लालू यादव के ऊपर लगे हुए, मान लीजिए चारा घोटाले के, मायावती के ऊपर ताज घोटाले के, मुलायम सिंह के ऊपर, सबके ऊपर किसी न किसी तरह के आरोप लगे हुए हैं। तो उस धारणा को ही आपने आकर के बड़े कन्विक्शन के साथ, थोड़े ऑथेंटिक तरीके से आपने आकर के उसको रख दिया और बाद में आप सारी चीजें भूल गए। माफी मांग ली लोगों से, लोगों ने आपके ऊपर मानहानि के मुकदमे किए, आपने माफी मांग ली, बात खत्म हो गई, आप मुख्यमंत्री बन गए। तो ये जो अच्छा, ये सेम कहानी अभी दिख रही है वहां प्रशांत किशोर के तमाम हमलों में। मतलब ये लग रहा है कहानी दोहराई जा रही। हालांकि प्रशांत किशोर के मामले में फर्क ये है कि वो कुछ ऑथेंटिक दस्तावेज लेकर के बैठे हुए हैं और वो खाली परसेप्शन पर नहीं जा रहे हैं, उनके पास कुछ दस्तावेज भी हैं। अब दूसरे लोग उनके दस्तावेजों को चैलेंज कर रहे हैं, आप जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं लोग, मानहानि के मुकदमे कर रहे हैं लोग। तो अब ये मामला कोर्ट में चला गया तो आपको पता ही है कोर्ट से जाकर के क्या मामला सुलझना है। और यहाँ तो अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा और हम लोग खुद ही इस बात के हामी हैं, समर्थक हैं कि ये आपराधिक मानहानि का मामला खत्म होना चाहिए। इसको आप जो कॉग्निजेबल ऑफेंस से बाहर कर देना चाहिए मानहानि के, उसको तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा किसी स्टेट के कि इसको मानहानि को उसको खत्म करने पर विचार करना चाहिए। हमको लगता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये वो खत्म हो जाए। मानहानि के मामले में तो कुछ होता नहीं है ज्यादा। अगर आप राहुल गांधी नहीं है, जैसे राहुल गांधी को सूरत में एक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा हो गई सब, तो अगर आप राहुल गांधी नहीं है तो बाकी किसी को मानहानि में कुछ होता नहीं है। तो वो ये हमको लग रहा है एक तो उस रास्ते पर ये जाता दिख रहा है। अब आप कुछ कह रहे हैं या हम जो दूसरा सवाल है उस पर, आपके दूसरे सवाल पर आए? नहीं, आप दूसरे सवाल पे आइए, उसके बाद मैं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि आपको एक बार कंप्लीट सुन लिया जाए, उसके बाद कुछ कहा जाए। आप दूसरे सवाल पे आइए। नहीं, तो आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या इन मामलों में क्या होता, क्या है अंत में, क्या हासिल होता है जब सब आदमी, न शीला दीक्षित को कोई सजा हुई, जितने लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाए उनमें किसी को कुछ नहीं हुआ। तो मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब हमने देखा है तो प्रशांत किशोर ने भी देखा है। प्रशांत किशोर तो और बड़े रणनीतिकार हैं। तो ये सब देखने के बाद प्रशांत किशोर ये कर क्यों रहे हैं? क्या वो इस बात के लिए तैयार है कि वो साबित नहीं कर पाएंगे तो माफी मांगना पड़ेगा और फिर जनता उनको भी कहेगी कि तुमने वही किया जो पहले वीपी सिंह ने किया और फिर अरविंद केजरीवाल ने किया, अब तुमने भी किया। हाँ, बिल्कुल। तो ये जोखिम है, ये निश्चित रूप से उनके सामने ये जोखिम है। तो वो सजा इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो आरोप लगाने वाला है वो अरविंद केजरीवाल की तो एकदम ही डिफरेंट राजनीति थी ना, कि आपने आरोप लगाए और आगे बढ़े। हिट एंड रन जिसको बोलते हैं, लिटरली हिट एंड रन। आपने आरोप लगा के और भाग के, आप छोड़ के भाग के, आपको कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल का आंदोलन किया। अब क्या स्थिति है लोकपाल की कोई नहीं जानता है। बना कानून लागू हुआ, क्या हुआ, लोकपाल
आपने एक भ्रष्टाचार को लेकर के एक अत्यंत मूर्खतापूर्ण अभियान शुरू किया कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए जो पैसा मांगे आपसे। अरे आपको रिकॉर्ड करने देगा कोई आदमी? घूस मांगेगा तो आपको रिकॉर्डिंग करने देगा? तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए और इस नंबर पर भेजिए तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई जनता का काम है करप्शन पकड़ के और उसको सजा दिलवाना। आपने आरोप लगाए तो आपका काम था पकड़ना, आपने नहीं पकड़ा तो आप छोड़ के चले गए। ये प्रशांत किशोर में भी अभी दिख रहा है। उनके पास एक बड़ी लीगल टीम है। वाई बी गिरी जैसे बड़ा वकील, जैसा बिहार के हाईकोर्ट के सबसे बड़े वकीलों में है वाई बी गिरी, आप क्यों नहीं वहां कोर्ट में ये सारे सबूत दस्तावेज पेश कर रहे हैं? आप क्यों नहीं ये तमाम जो भ्रष्टाचार के लोगों के आरोप है वो कोर्ट में रख दीजिए ले जाकर के जनहित याचिका के माध्यम से। आप जनहित याचिका दीजिए, इन मामलों की जांच की सीबीआई, ईडी, एसीबी सबसे जांच कराने की आप मांग करिए। आप इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की दिशा में बढ़िए। नहीं तो फिर ये आप मीडिया में ही आरोप लगा रहे हैं आप भी, तो इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता खुश हो रही है, जनता को मजा आता है, ऐसी बातों में मजा आता है कि नेता एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं। अभी तक तो लोग देख रहे थे कि नेता मिले होते हैं, सब आपस में मिले ही हैं, सब एक दूसरे से भाईचारा ही निभाते हैं, तो ये एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं तो चलो जनता को मजा आ रहा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई बहुत ग्राउंड पर आप बीजेपी की पोल खोल रहे हैं, उससे एनडीए की चुनावी संभावना को आप डेंट कर रहे हैं। ये पिछले एक महीने में बिहार की 3 यात्राओं में हमने नहीं देखा। ये भी हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर मीडिया में बने रहना भी चाह रहे हैं। आप उनकी पूरी एक्सरसाइज देखें तो मीडिया से कभी आउट नहीं होना चाह रहे। भले वो बिहार में अपनी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन जब भी रिजल्ट आता है तो वो कहते जरूर हैं कि मैं चुनाव विश्लेषक हम नहीं हूं, लेकिन वो विश्लेषण भी कर देते हैं, वो बता भी देते हैं कि कौन नेता कितने पानी में है। तो शायद ये भी एक रणनीति होगी। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप एक बात और देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कि शुचिता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी जिसके जो सबसे बड़े नेता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो मंच से कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर उस पार्टी के बिहार के कुछ बड़े नेताओं पे आरोप लगते हैं और उन आरोपों के वो कायदे से जवाब अभी तक तो नहीं दे पाए हैं, जहां तक हमने देखा है, मतलब उसका कोई पुख्ता जवाब दे दिया हो किसी ने और मुझसे मिस हो गया तो आप बता सकते हैं, लेकिन ढुलमुल जवाब मिलता हुआ दिखा है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चुप है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अजीत जी कि भारतीय जनता पार्टी ही ये चाह रही है कि प्रशांत किशोर बिहार के उसके कुछ नेताओं के खिलाफ ये सब बोले जिसकी वजह से उनका पत्ता काटा जा सके, नए लोग आए। क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या है इस पूरे मसले पर? देखिए ये बात हमने भी सुनी, और एक साजिश थ्योरी हर चीज में होती है। आपको पता ही है हर चीज में कुछ भी होता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ जाती है। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि बीजेपी के ही बड़े नेता अपने कुछ नेताओं को निपटाना चाह रहे हैं। लेकिन हमको इस पर बहुत यकीन इसलिए नहीं होता। ये बात जरूर है कि अंतर वहां के नेताओं में झगड़े हैं और वो एक दूसरे के कागज निकाल करके पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये भीतरघात है। यह है कि कुछ जो आपस में जो कंटेंडर हैं, जो दावेदार लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ जरूर कर रहे हैं। ऊपर से किसी की शह है, कोई निपटाना चाह रहा है, ये इसलिए यकीन करने वाली नहीं है विकास जी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इसकी जरूरत नहीं है। नेता कमजोर होता, अगर दिल्ली में नेता कमजोर होता तो ऐसी जरूरत होती कि निपटा दो। जिसको मना करना होगा, जब मोदी और अमित शाह ने जब वसुंधरा राजे को मना कर दिया, शिवराज सिंह चौहान को मना कर दिया, रमन सिंह को मना कर दिया, जब तमाम बड़े, उमा भारती को मना कर दिया, जब तमाम बड़े जो दिग्गज नेता थे उनको मना कर दिया, तो बिहार में किसी नेता को मना करना कौन सी बड़ी बात होगी? तो उनको बिहार के किसी नेता को निपटाने के लिए कोई दिल्ली से इनकी सह हो रही है, वो नहीं है। वो साजिश थ्योरी पर हमको यकीन नहीं है, लेकिन भीतरघात जरूर है। और उस भीतरघात में एक दूसरे के कागज लोग पहुंचा रहे हैं। चूंकि एक विसल ब्लोअर मिल गया, हम लोगों ने तो दिल्ली में पत्रकारिता में देखा है, जनसत्ता में हम काम करते थे तब, जब एकदम गिरावट का दौर शुरू हो गया था, उस समय भी लोग दस्तावेज फेंक करके जाते थे बंद लिफाफे में कि अपने अपने डिपार्टमेंट की पोल खोलने वाली बातें, तो वो पहुंचा रहे हैं लोग प्रशांत किशोर के यहाँ। तो वो तो सही है। जहां तक बीजेपी के रुख की बात है, ये सुचिता की बात जो आपने कही, वो बीजेपी उससे पीछे हट चुकी है, काफी पहले पीछे हट चुकी है। और इसको बहुत ही कायदे से एक लाइन में राजनाथ सिंह ने आर्टिकुलेट किया था कि हमारे यहाँ आरोपों पर इस्तीफे नहीं होते हैं, तो इस्तीफे नहीं होते हैं, ये एक पॉलिसी बन गई है। बीजेपी भले बाद में कार्रवाई कर दे, बाद में एक समय पर उन नेताओं को हटा दिया जाए। कई लोगों के बारे में हम लोगों ने देखा, हमको निहाल चंद का नाम याद आ रहा है, अब कहाँ है निहाल चंद कोई पता नहीं है। राजस्थान के एमपी थे, बलात्कार के आरोप लगे थे, उस समय वो मंत्री थे, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी उनके ऊपर। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बाद में टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को मिल गया। उनके बेटे को टिकट मिला। तो ये एक सिद्धांत उसने अपना लिया है कि हम उस समय कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय कार्रवाई करने का यह मतलब होता है कि आप आरोपों को स्वीकार कर रहे हैं। फिर आरोप लगाने वाले के मुंह में खून लगने का खतरा होता है कि वो फिर बार बार आरोप लगाएगा और आप कितने लोगों के इस्तीफे लेंगे।
एक आदमी का, दो आदमी का, 5 आदमी पर आरोप लगे तो 5 आदमी के इस्तीफे ले लें। पांचों आदमी जिनके ऊपर आरोप लगा है बिहार की पॉलिटिक्स में, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में, अलग अलग जातीय समूहों को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो आप उनके ऊपर कितने भी आरोप लगाएं, उनकी जाति के लोगों में उन आरोपों को लेकर के उनकी स्वीकार्यता नहीं होती है। वो उस नेता को मानते हैं कि हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। तो इस चुनाव के समय ये जोखिम कोई नहीं ले सकता है कि उनके ऊपर कार्रवाई करें या इस्तीफा करा दें, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बीजेपी ओवरऑल नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि इसका इस आरोप लगाने वाले को खून लग जाएगा, फिर तो वो सबके इस्तीफे मांगने लगेगा। इस प्रशांत किशोर वाले टॉपिक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि बिहार में इंडिया गठबंधन का जो एक सबसे जिसका दारोमदार जिस पार्टी पर है वो है आरजेडी और तेजस्वी यादव। हमने देखा कि अचानक मतलब 1-2 हफ्तों में तेजस्वी यादव अपने सलाहकार को लेकर के अपने ही घर में अपने बहन और भाई से ऐसे घिरे हैं, इस तरीके का झगड़ा आरजेडी में मचा है कि ये समझ नहीं आ रहा कि जाकर रुकेगा कहाँ। पार्टी के प्रवक्ताओं से बात की, वो कुछ बात करने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। प्रवक्ता क्या, अच्छे खासे नेता इस पर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। आप पटना हो करके आए हैं, अंदर की खबरें रहती हैं, थोड़ा बताइए आरजेडी में जो ये हो रहा है, ये किसी बाहर वाले की वजह से हो रहा है या ये विशुद्ध पारिवारिक झगड़ा? नहीं, ये पारिवारिक भी है और राजनीतिक भी है। पार्टी का भी झगड़ा है, ये पार्टी का भी झगड़ा है, राजनीतिक झगड़ा भी है, पारिवारिक झगड़ा भी है। और ये कोई अचानक आज नहीं हुआ, इसकी बुनियाद काफी दिन से बनी हुई है। परिवार के भीतर संजय यादव जो तेजस्वी यादव के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको लेकर के एक नाराजगी परिवार में बहुत दिनों से। तेज प्रताप काफी पहले से तेज प्रताप यादव इसके आरोप लगाते रहे थे कि संजय यादव भाइयों में झगड़े लगा रहे हैं, भाई बहन में झगड़े लगा रहे हैं, परिवार में झगड़े लगा रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। ये आरोप तेज प्रताप यादव उनका नाम लिए बगैर बहुत दिन से लगा रहे थे। उनके जो समर्थक लोग हैं, जो एक पुराने नेताओं के समर्थक हैं, वो तो सोशल मीडिया में नाम लेकर के लिखते ही रहे हैं संजय यादव का। तो वो पहले से चल रही थी ये बातें, लेकिन अल्टीमेटली आकर के अब तो चुनाव आया। अभी सब आदमी को टिकट की जरूरत है, अपने लिए टिकट चाहिए है, अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहिए है, और उस समय उनके दरवाजे बंद हो गए। एक सिद्धांत ये तय किया गया कि परिवार में सिर्फ तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे, दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जिनको भी चुनाव लड़ना था, तेज प्रताप को लड़ना ही था। तेज प्रताप हसनपुर सीट से अभी विधायक हैं, इसके पहले महुआ से विधायक थे। तो वो तीसरी बार फिर वापस महुआ आकर के चुनाव लड़ना चाह रहे थे, जो उनकी पुरानी सीट थी। तो उनके लिए भी रोहिणी आचार्य के बारे में चर्चा थी कि वो उनको चुनाव लड़ना है। लालू यादव चाह रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम नहीं लड़ना चाह रहे हैं। तो हमको जहां तक जानकारी है वो लड़ना, लालू यादव कम से कम चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, और उनके लिए सारण के इलाके में जहां वो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी वहां भी सीट देखी जा रही थी, और शाहबाद के इलाके में, औरंगाबाद, काराकाट, इस इलाके में भी एक सुरक्षित सीट उनके लिए देखी जा रही थी। लालू यादव सीट तलाश रहे, तो उस इलाके में आरजेडी और इंडिया ब्लॉक बहुत मजबूत है शाहबाद के इलाके में, तो उस इलाके में भी उनके लिए एक सीट खोजी जा रही थी। तो उनको भी मना कर दिया गया कि न रोहिणी लड़ेंगी, न तेज प्रताप लड़ेंगे, परिवार से सिर्फ तेजस्वी लड़ेंगे। तो ये निश्चित रूप से झगड़े की बात थी। उसके अलावा मीसा भारती हो या रोहिणी आचार्य हो या तेज प्रताप यादव हो या राबड़ी देवी हो या लालू यादव हो, इन 5-6 लोग जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, उनके आसपास लोग आते जाते रहते हैं, उनके दरबार में पहुंचते रहते हैं लोग, और वो टिकट के आकांक्षी थे। तो उन सब की लिस्ट इन लोगों ने बनाई थी। एक हमारी जानकारी के हिसाब से 22 लोगों की एक लिस्ट थी जो दी गई थी कि भाई ये 22 लोग हैं, इनको टिकट देना है, जिसमें रोहिणी के कुछ कैंडिडेट कहे जा रहे हैं, कुछ मीसा भारती के, कुछ परिवार के और लोगों के कहे जा रहे हैं कि ये 22 लोगों को टिकट देने की बात थी। कई लोग सीटों की बात करते हैं कि दानापुर सीट पर मीसा भारती अपने किसी आदमी को दिलाना चाह रही है, जगदीशपुर में किसी को दिलाना चाह रही है, या मतलब ये सब हम लोग चर्चाएं जो वहां, लेकिन ये चर्चाएं कोई ऐसी नहीं है कि किसी राह चलते आदमी ने हमसे कही है। ये ऑथेंटिक जो लोग जानने वाले हैं वो लोग बता रहे थे। तो इन सब लोगों को मना कर दिया गया कि नहीं, आपकी न लिस्ट पर कोई सुनवाई होगी, ना आप में से किसी को टिकट मिलेगी, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ये तत्कालिक कारण ये बना। और फिर आपने देखा तेज प्रताप यादव परिवार से और पार्टी से बाहर निकाले गए। उनका अपराध कोई ऐसा अपराध नहीं था जिसके लिए उनको इतनी बड़ी आप सजा दें। भाई उनकी शादी एक हो गई थी, जबरदस्ती कराई गई थी परिवार की तरफ से शादी, और वो शादी टूट गई थी, तलाक का मुकदमा चल रहा था, तो वो दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो इसमें कौन सा ऐसा अपराध है कि वो कोई बड़ा ऐसा गुनाह कर रहे थे कि उनको आप परिवार से भी निकाल दीजिए, पार्टी से भी निकाल दीजिए। लेकिन उसके पीछे भी राजनीति थी। तो एक राजनीतिक कारण है, चुनाव से रिलेटेड है, और परिवार का कारण है जो संजय यादव को लेकर के है। उनके साथ एक तो ट्रिपल एस की चर्चा आपने भी सुनी होगी, एक ट्रिपल एस की चर्चा है कि 3 एस जो है, संजय यादव हैं, शक्ति सिंह यादव हैं और इंजीनियर सुनील है,
ये 3 लोग सबसे मुख्य रूप से हैं। उसके अलावा एक सुनील सिंह जिसको मान वाले थे, उनकी भी एंट्री हो गई है, और विनोद जायसवाल की भी एंट्री हम सुन रहे हैं कि वापस नए सिरे से हो गई है। तो ये परिवार के बाहर के सारे लोग की जो कॉकस है, जो चौकड़ी है, जो तेजस्वी यादव को घेरे रहती है, उससे परिवार के लोग नाराज हैं। और विकास जी हमसे बातचीत में कहा है, तमाम पुराने नेता पार्टी के नाराज हैं। ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, मंगनी लाल मंडल खुश हैं, ऐसा नहीं है, अब्दुल बारी सिद्दीकी खुश हैं, ऐसा नहीं है, जयप्रकाश यादव खुश हैं, ऐसा नहीं है। ये तमाम पुराने लोग भी नाराज हैं या दुखी हैं, कि निराश है कि भाई ये क्या हो रहा है, जो हम लोग की बनाई पार्टी, और ऐसे कैसे कंप्यूटर पर एक डाटा निकाल करके कोई आदमी देगा, हरियाणा से आया हुआ, वो भी उसके आधार पर पार्टी चलेगी। हम उनकी उपयोगिता पर, उनके मेरिट पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं संजय यादव। हो सकता है बहुत मेरिट हो उनके अंदर, लेकिन उनको लेकर के परिवार में नाराजगी है, पार्टी में नाराजगी है। और लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 80 सीट पर पहुंचा दिया, नीतीश कुमार ने 80 सीट पर पहुंचा दिया आरजेडी को, उसके बाद आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है उसके बाद के चुनाव। तो ये राजनीतिक सवाल भी है, परिवार का भी है मामला। एक और चीज, एक बदलाव दिखता है। संजय यादव से बहुत पहले की मुलाकात है अपनी भी, जब वो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह करके तेजस्वी के लिए प्लानिंग और तमाम चीजें करते थे। फिर अचानक से एक शिफ्ट दिखा कि संजय यादव सामने आते हैं, राज्यसभा में उनको सीट मिलती है, वो राज्यसभा सांसद हो जाते हैं। और अब आरजेडी की तरफ से जितने सभा सम्मेलन होते हैं, जितने समिट में आरजेडी के नेता मतलब तेजस्वी यादव को बुलाया जाता है, उसमें संजय यादव की एक शिफ्ट जरूर होती है। संजय यादव को जरूर कुर्सी मिलती है, वो जरूर मंच पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं। अब देखिए कि मनोज झा जैसे लोग बैक सीट पे चले गए हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन संजय यादव का कद भी बढ़ रहा है। तो क्या ये भी वजह है कि पर्दे के पीछे रह करके जो लोग प्लानिंग करते हैं, और अगर उनकी चाह हो जाए कि वो लाइमलाइट में भी आए, मीडिया में भी आए, तो दोनों चीजें उनको मिलने लगती है, तो कुछ लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं कि भाई एक काम तो आप कर ही रहे थे, सारे काम आप ही करेंगे क्या? नहीं, यह एक परेशानी का कारण है। और यही फिर हम उनके संजय यादव की समझदारी का सवाल है। भाई, आप सुनील कनुगोलू चुनाव की रणनीति बना रहे थे, सर्वे कर रहे थे कांग्रेस के लिए, तो कहीं वो दिखाई थोड़े देते। अभी तो पता चला कि हम ही लोग नहीं पहचान पाए अगर अचानक सामने आ जाए तो। भाई, संदीप पाठक कितनी जगह आम आदमी पार्टी की सभाओं को संबोधित करने जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने उनको भी राज्यसभा में भेज दिया है, लेकिन वो कहीं राजनीतिक रैली करने, सभा करने, उनकी एक भूमिका है, वहां वो रैली सभा करने नहीं जाते हैं। वो चुनाव आयोग में कोई ज्ञापन देने जाना है, पार्लियामेंट में कोई बात कहनी है, तो वहां वो अपनी बात कह रहे हैं। संजय यादव को इस भूमिका में रहना चाहिए था। बिहार जैसे सेंसिटिव, पॉलिटिकली अवेयर स्टेट में आपको पता है कि आप आकर के राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप शरद यादव नहीं है, आप जॉर्ज फर्नांडिस नहीं है कि आपने आपका बड़ा एक राजनीतिक कद हरियाणा में बना होता, उसके बाद आप आकर के जुड़े होते, तो हो सकता है कि राजनीतिक रूप से आप आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में एक्सेप्ट हो जाते, जैसे शरद यादव एक्सेप्ट कर लिए गए थे। आपकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, आपकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो आप जो चुनाव रणनीतिकार का काम कर रहे थे वो काम करिए। आपको राज्यसभा ले लीजिए, उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आप नेतागिरी मत करिए। बिहार में नेतागिरी नहीं बर्दाश्त होगी, बाहर के किसी भी व्यक्ति की नेतागिरी नहीं बर्दाश्त होगी अगर वो पहले से नेता नहीं है। तो ये इसकी वजह से नाराजगी आरजेडी के लोगों में भी है, पुराने नेताओं में भी है, और परिवार के लोगों में भी ये बात आपने कई लोगों में ये नाराजगी हुई। इस मसले पे दो सवाल है मेरे। पहला कि लालू यादव को एक ऐसे नेता के तौर पे देखा गया, भले उनमें परिवारवाद के दुनिया भर के आरोप लगे, सब कुछ लगे, लेकिन लालू यादव ने परिवार को पहले रखा। अपनी पत्नी, अपनी बेटियों, अपने बेटों को कभी मतलब वो लालू यादव ने अपने परिवार में किसी की चलने नहीं दी। मैं भी पटना में कुछ साल रहा अजीत जी, तो कहा जाता था, कई जर्नलिस्ट के लिए कहा जाता था कि ये बेडरूम जर्नलिस्ट हैं लालू यादव के, लेकिन उनकी भी परिवार तक जाकर के खत्म हो जाती थी, परिवार तक जाकर वो खत्म हो जाती। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लालू यादव उतने कमजोर हो गए हैं कि उनके परिवार में इस तरह की लड़ाई हो रही है? एक बाहर का आदमी, जो परिवार के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, संजय यादव के लिए टर्म इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो कब्जे की बात चल रही है, भाइयों में झगड़े की बात चल रही है, बहन अलग कह रही है, मतफुटौल चल रहा है। लालू यादव का कुछ कहा हुआ नहीं माना जा रहा है परिवार में, या वो कमजोर हो गए, या उन्होंने खुद को इन चीजों से दूर रख लिया? नहीं, ये भी परिवार के लालू यादव के दूसरे बच्चों में एक नाराजगी का कारण ये भी है कि लालू यादव भी इग्नोर्ड हो गए हैं, उनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। जो विजडम है लालू यादव के पास, और ये हर आदमी हमारे साथ, कई अभी हम 3 कॉन्क्लेव में शामिल हुए, तमाम पुराने नेताओं से पब्लिकली बात हुई, निजी बात होती है, हर आदमी जानता है कि लालू यादव से बेहतर न कोई सामाजिक समीकरण बना सकता है, न उनसे बेहतर कोई बिहार को जानता है, न कोई उनसे बेहतर, विफल होना अलग चीज है, लेकिन कोई नहीं जानता है उनसे बेहतर। तो उनके उस विजडम का लाभ भी पार्टी नहीं ले रही है।
उनसे राय नहीं ली जा रही है। अब कहा जा रहा है कि एकदम न्यू एज पॉलिटिक्स है, प्रशांत किशोर आ गए हैं, उनके चैलेंजेज हैं, बीजेपी इतना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है चुनाव लड़ने के लिए, इतने आंकड़ों का इस्तेमाल करती है, तो उसमें लालू यादव अब अप्रासंगिक हो गए। ये भी एक नाराजगी का कारण है परिवार में लोगों के, और जो नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उनमें भी इस बात को लेकर के नाराजगी है। जबकि कायदे से विकास जी, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राजनीति की कि उन्होंने तमाम बड़े लोगों को आगे बढ़ाया, अपने आसपास तमाम बड़े लोगों को रखा, दूसरे जातीय समूहों के लोगों को रखा, उनके यहाँ कुंवर रेवती रमन सिंह रहे, उनके यहाँ अमर सिंह रहे, उनके यहाँ बेनी प्रसाद वर्मा भी रहे, उनके यहाँ तमाम लोग रहे, तमाम बड़े अलग अलग जातियों के अलग अलग समूहों के नेता उनके साथ रहे, आजम खान रहे, सब लोग रहे। लेकिन परिवार के मामले में उन्होंने किसी को दखल नहीं देने दिया। उनको परिवार के सारे सदस्यों को, शिवपाल यादव को भी, रामगोपाल यादव को भी, ऐसे ही एक दूसरे चचेरे भाई जिनके बेटा है वो धर्मेंद्र यादव, उनको भी, तमाम लोगों को उन्होंने अपने साथ रखा, पद दिया। जब मौका मिला तब उन्होंने तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के दामाद हैं उनको भी, वो तो अपने एक दूसरे चचेरे भाई के पोता हुए, उनको भी लोकसभा का चुनाव लड़वाया, तो हर व्यक्ति को लड़वाया और परिवार को साध करके रखा। तो उनसे पार्टी भी सधी और उनसे जो आइडेंटिटी है यादव समाज की वो भी उनसे सधा। यादव समाज कभी उनसे बाहर नहीं गया। लालू यादव की राजनीति भी अगर चलती, परिवार एकजुट होता, तो यादव वोट पर आपकी पकड़ मजबूत होती। तेजस्वी यादव की पकड़ इतनी कमजोर हो गई है विकास जी कि लोकसभा चुनाव में उनको 40 लोकसभा सीटों में से 11 पर यादव लड़ाना पड़ा। 11 सीटों पर उन्होंने यादव लड़ाए, जबकि 80 सीटों में अखिलेश यादव ने सिर्फ 5 लड़ाए और 5 प्रतिनिधि चेहरे चुने उन्होंने। एक रामगोपाल यादव का बेटा, एक शिवपाल यादव का बेटा, एक दूसरे उनके चाचा का बेटा धर्मेंद्र यादव और खुद अपने पति पत्नी। 5 उन्होंने परिवार के सब लोगों को एक एक टिकट दी और उसके अलावा 75 टिकट गैर यादव, पिछड़ी जाति, सवर्ण, मुसलमान सबको दिया उन्होंने। ये नहीं कर सके तेजस्वी यादव। लालू यादव को ये करने की जरूरत, तेजस्वी यादव नहीं कर सके ये। तेजस्वी ने 40 में से 11 यादव लड़ाए। लालू यादव को ये करने की जरूरत नहीं थी। लालू यादव रहते तो ये उन्हीं के नाम पर यादव का वोट मिल जाता। तेजस्वी की ये कमजोरी, कमी हम देख रहे हैं कि वो अपने इनसिक्योर हैं अपने कोर वोट को लेकर, और ये सिर्फ इसलिए है कि आपने लालू यादव को इग्नोर किया है, अपने परिवार को इग्नोर किया है। परिवार अगर आज आपका एकजुट रहता, आपके लिए, तेजस्वी के लिए, और तेज प्रताप ने कहा था कि हम उनके कृष्ण हैं, वो हमारे अर्जुन है, अगर इस तरह की बात होती, दोनों भाई अगर रथ पर निकल रहे हैं, कृष्ण है एक अर्जुन है, बहनें निकल रही होती प्रचार के लिए, आज माता जी उनकी राबड़ी देवी चुनाव प्रचार कर रही होती, तो उनको कम से कम उस यादव वोट को लेकर के कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, या और दूसरी चुनौतियां भी बहुत दिक्कत नहीं होती। हाँ, वो चुनौती उन्होंने अपने ऊपर खुद ही ले ली है अपनी नासमझी में। तो ये फैसला क्यों लिया होगा तेजस्वी यादव ने, या कोई लिवा रहा है उनसे फैसला कि परिवार से कट जाइए, न्यू एज पॉलिटिक्स से, या बिल्कुल अकेले देखिए और अपने दम पे सब कुछ हासिल करिए? क्या ऐसा हो रहा है? एक सवाल। दूसरा सवाल इसी मुद्दे पे, चूंकि आपके पास समय कम है और सवाल मेरे पास ज्यादा है, वो ये है कि अगर लालू परिवार इस मसले पे, संजय यादव के मसले पे दो फार हो गया है, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि फिर संजय यादव के पक्ष में कौन कौन लोग हैं और उनके खिलाफ कौन कौन लोग हैं, तो कुछ दिख रहा है क्लियर? मतलब 2-3 नाम तो साफ दिख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं, वो एक तो उनके पक्ष में कोई नहीं है, तेजस्वी यादव है पक्ष में, तो बस अब हो गया, हाथी के पांव में सबका पांव है। अभी सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं और वही उनके पक्ष में है, वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं है, तो बाकी लोग इररिलेवेंट। फिर तेजस्वी यादव के साथ जितने लोग हैं जिनके हम लोगों ने नाम लिए, संजय यादव के शक्ति सिंह यादव हो, इंजीनियर सुनील हो, या सुनील सिंह जो बिस्कोमान वाले थे वो हो, विनोद जायसवाल हैं, ऐसे लोग जो एकदम तेजस्वी यादव की कोर टीम है या संजय यादव की ही कोर टीम है, वो लोग साथ में है। परिवार के लगभग सारे लोग, लगभग क्या, हर आदमी कोई उनके पक्ष में नहीं है। पार्टी के तमाम पुराने नेताओं में हमारी अभी जब गए थे, कल लौटे हैं पटना से, तो 2 नेता कम से कम आए, एक जनरल सेक्रेटरी और एक अच्छे चर्चित प्रवक्ता, और उन लोगों ने तो बड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कई नेताओं के नाम लिए, उन्होंने कहा कि भाई इसमें से कोई खुश नहीं है। तो 4-5 लोग जो हैं उनके अलावा कोई खुश नहीं है। अब रही बात फैसला कराने लिवाने की, तो ये फैसला तो निश्चित रूप से, चूंकि जब आप बाहर का व्यक्ति आता है, कोई आदमी किसी सिस्टम में घुसता है, तो अपनी जगह मजबूत करने के लिए वो आइसोलेट करता है अपने नेता को, ताकि उसका एक छत्र राज हो। वो हम लोगों ने दिल्ली में अनेक नेताओं के साथ देखा है, वो एक बार जो घुस गया, ये ट्रेन की बोगी वाला सिस्टम है कि आप भीड़ में घुस गए तो आप नहीं चाहते कि कोई दूसरा घुसे, गेट पर खड़े होकर आप रोकते रहते हैं, तो ये काम वो कर रहे हैं। लेकिन ये समझदारी की बात होनी चाहिए है तेजस्वी यादव के लिए कि वो क्यों भाई आपकी वो क्यों, नेता असली तो वही होता है ना जो हर व्यक्ति की उपयोगिता तय करे, उसकी भूमिका तय करे, उसकी उपयोगिता के हिसाब से कि आपकी ये उपयोगिता है, आप इस भूमिका में रहेंगे और इससे आगे आपकी भूमिका नहीं होगी, वो फैसले हम करेंगे।
तो ये यहाँ हमको उनकी समझदारी पर जो संदेह होने लगता है कि भाई ये क्या समझ है कि कोई एक व्यक्ति आपको घर के लोगों से काट दे, कोई व्यक्ति आपको इतना अकेला बना दे, कोई व्यक्ति आपको इतना अनपॉपुलर कर दे अपने ही सेटअप में। ये नहीं होना चाहिए था, ये उनकी समझदारी का सवाल है। और यहाँ एक बात और हम बार बार कहते हैं विकास जी की यही गलती राहुल गांधी ने की है कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में। आप इन लोगों को सीखना चाहिए था नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने तब तक वो सबको साथ लेकर के चले। तमाम उनको पता था किन लोगों ने विरोध किया था। आपको भी पता होगा गोवा का तो हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी देखी, गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नाराज होकर के सुषमा स्वराज लौट आई थी दिल्ली, कार्यकारिणी छोड़ करके लौट आई थी कि नहीं कैसे उनको चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी उस कार्यकारिणी में हिस्सा लेने नहीं गए थे। और कार्यकारिणी के अंदर ये जो अपने एस एस अहलुवालिया और स्मृति ईरानी में कैसी गाली गलौज और कैसे झगड़े हुए थे ये भी हम लोग जानते हैं। इसके बावजूद जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बने उन्होंने किसी के साथ कोई मोर्चा नहीं खोला। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहले कार्यकाल में किसी से मोर्चा नहीं खोला। जब तक आप सारे सिस्टम को समझेंगे नहीं, आप खुद ही बहुत मजबूत ताकतवर नहीं होंगे, तब तक आप उस व्यक्ति को कैसे निपटा सकते हैं जो एक ताकतवर व्यक्ति है जो आपके लिए आपके काम आ सकता है। तो ये सीखना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि आप बांध रखिए और मुख्यमंत्री बनने के बाद निपटाइए, पहले ये मोर्चा मत खोलिए। तो यहां गलती कर गए तेजस्वी यादव। मुझे ऐसा लगता है अजीत जी कि अगर तो इस चुनाव में रिजल्ट जो है वो आरजेडी के पक्ष में हुआ तो ये सारे डिफरेंसेस मुझे लग रहा है कि सुलटा लिए जाएंगे परिवार के अंदर ही। अगर मान लीजिए कि रिजल्ट उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में आरजेडी का जो ये झगड़ा है ये चुनाव के बाद और बढ़ सकता है। मुझे लगता है कि और बड़े लेवल पे ये होगा, शिक्षा लेदर अभी और होगी आगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सीट शेयरिंग की जल्दी से। हम देख रहे हैं कि लगातार चर्चा हो रही है कि एनडीए में मीटिंग्स हो रही हैं, सीट फाइनल हो गया, सीट फाइनल नहीं हुआ, चिराग पासवान उनके जीजा का भी कुछ कह रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन में देखते हैं तो लगातार मुकेश सहनी और कांग्रेस पर नजर टिकी होती है। आजादी के बाद पहली बार सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होती है, कांग्रेस के तमाम नेता पटना पहुंचते हैं। क्या चल क्या रहा है, कांग्रेस क्या चाह रही है और इधर चिराग पासवान क्या चाह रहे हैं? ज्यादा सीटें चाह रहे हैं, सिंपल है, उसमें क्या है, रहना दो चिराग पासवान को एनडीए में ही है, लेकिन उनको जो ऑफर किया जा रहा है उससे ज्यादा सीटें चाहिए हैं। कांग्रेस को रहना इंडिया ब्लॉक में ही है, लेकिन उनको जो सीटें ऑफर की जा रही हैं उससे ज्यादा चाहिए। सिंपल। ये मुकेश सहनी को कितना ऑफर किया जा रहा है चिराग पासवान के सामने अधिकतम 25 सीट का ऑफर है कि 25 से ज्यादा किसी स्थिति में नहीं होंगी सीटें। 22 सीट न्यूनतम है, 25 सीट अधिकतम है, इससे ज्यादा नहीं होगी। उपेंद्र कुशवाहा के लिए 7 सीट है कि 7 सीट मिलेगी। अब 11-12 सीट अधिकतम है जीतन राम मांझी के लिए, और 100 सीट इन दोनों के लिए है जो बीजेपी और जेडीयू के लिए। इसमें एक आध सीट ऊपर नीचे हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन यही फॉर्मूला है। अब चिराग पासवान को ज्यादा सीटें चाहिए है भाई। उनका कहना है कि 40 पर तो वोड़े हुए, लेकिन कम से कम 30 जरूर चाहिए है, क्योंकि हमारे 5 एमपी हैं, तो 1 एमपी की 6 सीटें होती हैं विधानसभा की, तो 30 तो हमको कम से कम चाहिए। पहले हमारे 6 एमपी थे तो 36 होना चाहिए था, और एक राज्यसभा भी हमारे पास थी तो 7 हो गए, तो हमारा 43 होना चाहिए, लेकिन 30 तो कम से कम चाहिए। और जीतन राम मांझी ने कहा कि 15 से 20 चाहिए है, तो कम से कम 15 तो चाहिए उनको, लेकिन उनको अधिकतम 12 है, कम से कम 10 है। चिराग पासवान को अधिकतम 25 है, न्यूनतम 22 है। उपेंद्र कुशवाहा की 7-8 सीटें हैं और 100 सीटें दोनों तरफ हैं। यही फॉर्मूला है, इसी में थोड़ा ऊपर नीचे होकर के चीजें इनके यहाँ निपट जाएंगी। ज्यादा झगड़ा वहां सीटों के अदला बदली का है कि जेडीयू की से सीटें लेनी है। कुछ सीटें, क्वालिटी सीटें चिराग पासवान को जेडीयू बीजेपी से लेनी है, जो वो लोग देने को राजी नहीं है। इनका कहना है कि 5 सीटों पर ये नंबर 2 रहे थे पिछली बार, 1 सीट जीते थे, अब उसमें से कोई सीट इनको नहीं मिल रही है। ये संकट है, न इनको दिनारा कोई दे रहा है, न इनको कोई जगदीशपुर दे रहा है, न इनको कोई रुपौली दे रहा है, न इनको कोई मटियानी दे रहा है। तो जो अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग सीटें मान रहे हैं, कोई इनको गोविंदगंज नहीं दे रहा है, तो वो सीट उसका झगड़ा है। नंबर ऑफ सीट से ज्यादा क्वालिटी ऑफ सीट्स और जो इनको अदला बदली चाहिए वो समस्या है एनडीए। इंडिया ब्लॉक में एल्बो रूम ज्यादा है। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि वहां एल्बो रूम ज्यादा है, क्योंकि वहां 2 बड़ी पार्टियां नहीं है। यहाँ बड़ी पार्टी है 2, जेडीयू बीजेपी में 200 सीटें तो बढ़ जाएंगी, वहां ऐसा नहीं है। वहां हमने अलावरू को भी सुना, कृष्णा अलावरू ने कहा कि जब नए पार्टनर्स जुड़ते हैं तो पुराने सहयोगियों को अपने इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कुछ सीटें छोड़नी पड़ती हैं। तो इसका मतलब कि वो भी छोड़ने को तैयार हैं और तेजस्वी यादव भी सीटें छोड़ने को तैयार हो गए हैं।
लेकिन अब जितनी महत्वाकांक्षा है, जितनी मांग है, वो संभव नहीं लग रहा है विकास जी। उसमें जो अब ये अड़े हुए हैं कि हमको 40 सीट चाहिए है, 30 सीट चाहिए है, मुकेश सहनी, कांग्रेस। कोई उनको उतनी सीट दे, अच्छा। मुकेश सहनी जो वीआईपी है, अच्छा। विकासशील इंसान पार्टी, लेकिन कोई जी भी जी जी उनको जी इतनी जी। सीटें देने को राजी नहीं है। और इसका कारण यह है कि उनका अपना फ्लिप फ्लॉप है। वो महागठबंधन में थे पिछली बार, चुनाव के पहले बीजेपी के साथ चले गए, फिर बीजेपी से हाँ 11 सीटें मिल गई तो वो लड़ गए, 4 सीटें जीते। उनके सारे लोग जब बीजेपी में वापस चले गए तो फिर बीजेपी से नाराज होकर इधर आ गए। फिर कहते हैं कि अगर हाँ। हमको आरक्षण दे दे बीजेपी तो हम एकदम नरेंद्र मोदी के साथ चले जाएंगे। तो उन पर भरोसा नहीं बन रहा है, इसलिए कोई उनको ज्यादा सीट नहीं देना चाह रहा है कि इनको ज्यादा दे दें, ज्यादा जीत गया और फिर ये उधर चले गए तो उनको नहीं रोका जा सकता है। उनके बदले चाहते हैं लोग कि आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई एमएल में ज्यादा सीटें बटे। सीपीआई एमएल की सीटें बढ़ेंगी ऐसी हमको संभावना है। हमारी 2 बार इधर 1 महीने के भीतर दीपांकर भट्टाचार्य से बात हुई है। वो कुछ सीटें, उनको पिछली बार 19 सीटें दी गई थी जिसमें वो 12 जीते थे। लोकसभा की 3 सीटों पर लड़के 2 जीते हैं, तो उनकी सीटें बढ़ के हम सुन रहे हैं कि 25 तक उनकी सीटें जा सकती हैं। मतलब 19 में 5-6 सीटें उनकी ऐड हो सकती हैं, 25, 26, 27 कुछ ठीक सीटें है। माले की हो सकती हैं। आरजेडी 130, 125 से 130 के बीच आ जाती है अगर, और कांग्रेस 55 से 58 पर मान जाती है, जो फॉर्मूला बना है, तो फिर वहां भी सारे झगड़े सुलझ जाएंगे। लेकिन तब भी मुकेश सहनी को 15-16 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। चलिए, आखिर में इस बातचीत के आखिर में एक फाइनल सवाल मेरा आपसे है। वो ये है कि इस बार अभी चुनाव से पहले, अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पता नहीं कल और कोई घोषणा हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक लगभग 33,920 करोड़ रुपए की योजना या फिर पैसा देने वाली जो योजनाएं हो उसकी घोषणा कर चुके हैं नीतीश कुमार, या बिहार सरकार कर चुकी है घोषणा। अब ये अलग बात है कि 55,000 करोड़ रुपए की कमाई है बिहार सरकार की टैक्स से, एक बड़ा जरिया कमाई का टैक्स ही है। अब इसमें कैसे ये योजना चलेगी वो अर्थशास्त्र का मसला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जहां तक मेरी याददाश्त दुरुस्त है, 2005 के बाद आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, नीतीश कुमार का ये स्टाइल नहीं रहा है चुनाव लड़ने का। नीतीश कुमार ने विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मुफ्त बिजली नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि मुफ्त में चीजें नहीं मिलेंगी बिहार में, चाहे हम रहे चाहे जाएं। इस चुनाव में एक के बाद एक, वकीलों के लिए इतने करोड़ रुपए, महिलाओं के लिए ये, बेरोजगार युवाओं के लिए फलाना, इनके लिए चिल्लाना ढिमकाना घोषणाएं हो रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये स्टाइल नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने का है, या फिर एनडीए जिस तरीके से बिहार में चुनाव लड़ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, नाम के नीतीश कुमार और जदयू है। नहीं, ये तो टोटल इम्प्रिंट है उसका बीजेपी का, टोटल बीजेपी इसी आधार पर इसी तरीके से चुनाव लड़ती रही है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, सब जगह बीजेपी चुनाव लड़ रही है। दूसरी पार्टियां भी लड़ रही हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन तो मैया सम्मान योजना के नाम पर ही चुनाव जीत गए। उन्होंने पहले कहा कि हम 1100 रुपए देंगे, देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा कि हम आ गए तो 2,500 देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम भी 2,500 देंगे, और अब वो 2,500 दे रहे हैं। कांग्रेस की बी गारंटी तो यही होती थी ना, फ्री बस पास देंगे महिलाओं को, ये सिलेंडर इतना सस्ता देंगे, महिलाओं को इतना पैसा देंगे नगद, और जो राहुल गांधी ने कहा था खटाखट पैसे आने लगेंगे, 8,500 रुपए तो लेने के लिए बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। कई राज्यों में हम लोगों ने खबर सुनी, चुनाव के बाद लोग पहुंच गए पैसे लेने, फॉर्म भरवाए गए थे। तो ये हर पार्टी का स्टाइल है, नीतीश का स्टाइल नहीं है। नीतीश को छोड़ करके ये हर पार्टी की स्टाइल है, और ये मेरा वही बिहार सवाल में भी था। हो रहा है। इसका मतलब कि ये नीतीश कुमार का डिसीजन नहीं है। नीतीश कुमार बस एक पपेट, एक कठपुतली की तरह इन फैसलों में शामिल हो रहे हैं। ये फैसला भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी की स्टाइल है चुनाव लड़ने की। नीतीश कुमार समूहों को इंपावर करने की कोशिश करते थे, कितने कामयाब हुई ये अलग बात है, लेकिन वो इंपावर करने की कोशिश करते थे। साइकिल देकर के महिलाओं को उन्होंने इंपावर किया, पोशाक देकर के इंपावर किया, और शराबबंदी करके उन्होंने महिलाओं को इंपावर किया। वो आरक्षण देकर के 50% आरक्षण स्थानीय निकायों में उन्होंने इंपावर किया। वो इंपावर करने में यकीन करते थे, सीधे कैश देने में सरकारी खजाने से ये उनका यकीन नहीं था। ये हो रहा है तो ये उनका डिसीजन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इतने विस्तार से बातचीत करने के लिए, और फिर आने वाले दिनों में जब भी जरूरत होगी अजीत जी तो हम आपका दरवाजा दरवाजा खटखटाएंगे, छिटकिनी खोलिएगा, इसी तरीके से बातचीत जरूर होती जरूर रहेगी। जरूर बहुत बहुत विकास जी, शुक्रिया। आपके लिए किसी समय।